नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब इनफाइनाइट बस बार के बारे में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब इनफाइनाइट बस बार को अल्टरनेटर के द्वारा प्रदान की गई पावर, तो जिस अल्टरनेटर के द्वारा जो पावर प्रदान की जा रही है इनफाइनाइट बस बार को, उस पावर का मान कितना होता है? ई वी बटे एक्सएस साइन एल्फा। एल्फा क्या है? लोड एंगल है। एक्सएस क्या है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस। जेडीएस क्या है? आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। वी क्या है? इनफाइनाइट वोल्टेज बस बार वोल्टेज। और उसके बाद ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज है। ठीक है, पर फेज क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसके बारे में जानना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सेस कांस्टेंट रहता है और ई को ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। ठीक है, ई को ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, यदि लोड एंगल का मान, यदि एंगल अल्फा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो तो साइन है तो 90 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है। साइन 90 का मान मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पी मैक्स बराबर ई इंटू वी बटे क्या होगा? एक्सेस साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाता है आपका? ई इंटू वी बटे एक्सेस आ जाएगा। तो पी मैक्स बराबर आपका कितना आ जाता है? ई इंटू वी बाई एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है P बराबर, देखिए ई इंटू वी बाई एक्स, ई इंटू वी बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? पी मैक्स लिख सकते हैं इंटू साइन आपका क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा मतलब जो पावर दिया जा रहा है वो साइन वेव पावर है हमारा। ठीक है, साइन वेव के फॉर्म में क्या हो रहा है? चल रहा है। इसको मैं मिटा दूं। तो ये मैक्सिमम पावर है। समझ में आया? ये कौन सा पावर है? ये मैक्सिमम पावर है। तो अभी आगे पॉइंट लिखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो P बराबर आपका P मैक्स साइन आपका अल्फा, जहाँ पे P मैक्स बराबर आपका E इंटू वी बटे एक्सेस होता है। ठीक है, अब इसको मैं देखता हूँ। ये मैक्सिमम पावर है। तो यदि मैक्सिमम पावर से अधिक पावर अल्टरनेटर से लिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि P मैक्स से अधिक पावर अल्टरनेटर के द्वारा लिया गया तो पावर अल्टरनेटर के द्वारा अधिक पावर, मैक्सिमम पावर से अधिक पावर अल्टरनेटर के द्वारा लिया गया तो, या लेने का प्रयास किया तो, या लेने का प्रयास किया तो वह स्वयं ही कार्य करना बंद कर देगा। अपना कार्य करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम पावर से ज़्यादा पावर लिया जाएगा तो वो सिंक्रोनिज्म उसका डैमेज हो जाएगा, वो सिंक्रोनिज्म से बाहर निकल आएगा। समझ में आया? वो सिंक्रोनिज्म से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो वही मतलब वो कार्य करना बंद कर देगा। वो जनरेटर की अपेक्षा वो मोटर की तरह कार्य करना क्या कर देगा? चालू कर देगा। उस पर लोड ज़्यादा दे दिया जाए तो, मैक्सिमम पावर से ज़्यादा अगर लोड दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिंक्रोनिज्म से बाहर आ जाएगा। जैसे अगर इसके साइन वेव इसका पावर देखा जाए तो इसका पावर कुछ ऐसे ही है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा P है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप
180 डिग्री है, और ये यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या है आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के केस में यहाँ पे आपका जो पावर मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है पी मैक्स है। ठीक है, ये आपका पी है। देखिए मैक्सिमम पावर के बाद जो है हमारा पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे लोड एंगल का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा मशीन कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। समझ में आया? क्योंकि देखिए पावर घट रहा है ना, अगर लोड और बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा ये पावर घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग देख लीजिए इसको। मैक्सिमम आउटपुट पर पावर फैक्टर, मैक्सिमम आउटपुट पर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर देखिए कास फाई कितना होता है, कास फाई अगर निकालेंगे मतलब जिस समय मैक्सिमम पावर अल्टरनेटर के द्वारा बस बार को दिया जा रहा होगा उस समय का पावर फैक्टर जो है उसका कितना होता है। तो उसको कैसे आप देखेंगे, तो ई बटे ई का स्क्वायर प्लस आपका वी का स्क्वायर बटे अंडर रूट में। अब कहेंगे कि ये कहाँ से आया, ये इसके लिए फेजर डायग्राम खींचा जाता है, उसके अनुसार ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप जान रहे हैं तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हैं। समझ में आया? आपको फेजर डायग्राम इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाता है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम पावर पर करंट। अब मैक्सिमम पावर पर करंट, मैक्स पावर पर करंट, मैक्स पावर पर अगर करंट देखेंगे तो आपको पता है कि पी मैक्स अगर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में देखेंगे तो भाई वी होगा, आई मैक्स करंट होगी, और आपका कास फाई होगा। ठीक है, तो कास फाई तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, कास फाई आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पी मैक्स आपको पता है कि पी मैक्स बराबर कितना होता है, पी मैक्स बराबर ई इंटू वी बटे एक्सेस होता है। तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, ई इंटू वी बटे एक्सेस बराबर आपका वी आई मैक्स कास फाई कितना होता है, ई अपान अंडर रूट में ई का स्क्वायर इंटू प्लस वी का स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में। सोचिए ई से तो ई कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर आई मैक्स का मान कितना आ जाएगा, तो आई मैक्स का मान अगर देखेंगे तो मैक्सिमम करंट बराबर आ जाएगा। ठीक है, ई का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में, बटे आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी जिस समय अल्टरनेटर जो है मैक्सिमम पावर को बस बार को प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अगला पॉइंट जो है यहाँ पर लिखेंगे, इनफाइनाइट बस बार से जुड़े अल्टरनेटर
इनफाइनाइट बस बार से जुड़े अल्टरनेटर पर एक्साइटेशन का प्रभाव। एक्साइटेशन का प्रभाव, थोड़ा मार्कर इंक डाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अनंत बसबार से जुड़े अल्टरनेटर पर एक्साइटेशन का प्रभाव। अनंत बसबार से जुड़े अल्टरनेटर पर एक्साइटेशन का प्रभाव मतलब क्या है कि जब बहुत सारे अल्टरनेटर जो है अनंत बसबार से जुड़ करके वो पैरेलल में ऑपरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर उस समय एक्साइटेशन चेंज किया जाए, मतलब इनफाइनाइट बसबार की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि केवल वैसा बसबार है, वो अनंत बसबार की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्साइटेशन अगर चेंज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर वैसे कोई अल्टरनेटर है और लोड को, डेड लोड को सप्लाई कर रहा है, डेड लोड को सप्लाई करने का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम लोड को सप्लाई कर रहा है। अगर कोई वैसे कोई अल्टरनेटर है, ठीक है, जो कि बसबार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर उसका फील्ड एक्साइटेशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। उसका फील्ड एक्साइटेशन अगर हम चेंज करेंगे तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है या फिर जनरेटेड वोल्टेज उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जनरेटेड वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा लोड पे डिपेंड करता है। भाई लोड आपका लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, समझ में आया। तो पावर फैक्टर भी लीडिंग लैगिंग होगा। लैगिंग लोड होता है, लीडिंग लोड होता है, यूनिटी पावर फैक्टर टाइप का लोड होता है। भाई लोड तो तीन ही होते हैं, एक इंडक्टिव लोड होता है, एक कैपेसिटिव लोड होता है और एक रेजिस्टिव लोड होता है, ठीक है। तो ये वाला तो मोटर वगैरह हो गया, ये तो लोड ज़्यादातर होता नहीं है, इससे तो हमारा फ़ायदा रहता है, ठीक है। ये रेजिस्टिव हो गया, जैसे हीटर वगैरह हो गया, तमाम सारी चीज़ें, गीजर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के लोड होते हैं। तो तीनों लोड में अलग अलग पावर फैक्टर होता है, किसी में लैगिंग होता है, किसी में लीडिंग होता है, किसी में यूनिटी होता है। तो अगर एक ऐसा अल्टरनेटर जो बसबार से नहीं जुड़ा है, अगर उसका फील्ड एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज उसका क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन उसके पावर फैक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर फैक्टर तो लोड चेंज होगा तब जाके चेंज होगा, समझ में आया। लेकिन अगर जो कई सारे अल्टरनेटर अगर बसबार, इनफाइनाइट बसबार से जुड़े हैं, तो वहाँ पे अगर हम एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समझ में आया। क्योंकि अभी इससे पहले समुद्र की बात बताई गई, ठीक है, कि जब इनफाइनाइट बसबार है उसमें कोई एक अल्टरनेटर में थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे तो उसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे समुद्र के जलस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी एक नदी को एक्स्ट्रा ला देने में, उसी प्रकार इसमें भी ऐसा है, ठीक है। एक्साइटेशन अगर चेंज करें तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, बस केवल एक ही चीज़ चेंज होगा, समझ में आया, केवल एक ही चीज़ चेंज होगा, वो है पावर फैक्टर। तो इनफाइनाइट बसबार से जुड़े अल्टरनेटर का पावर फैक्टर एक्साइटेशन चेंज करने से क्या होता है, चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है इसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब उसी के बारे में मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन अल्टरनेटर, ठीक है, जब वो जुड़ा हो, कब, किससे जुड़ा हो, इनफाइनाइट बसबार से। अब यहाँ पर कोई अल्टरनेटर अपने डेड लोड को अकेला इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे
कोई अल्टरनेटर अपने डेड लोड को अकेला इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फील्ड एक्साइटेशन चेंज करने से तो इसका फील्ड एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन पावर फैक्टर नहीं चेंज होता है। पावर फैक्टर नहीं चेंज होता है क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, लोड आपका कैसा होता है? लोड इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है एंड रेजिस्टिव हो सकता है। लोड क्या हो सकता है? रेजिस्टिव हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके आगे देखिए, ये तो अकेला अल्टरनेटर है जो डेड लोड को सप्लाई कर रहा है, जो मैक्सिमम लोड को सप्लाई कर रहा है। उससे ज़्यादा उस लोड को सप्लाई नहीं करेगा। उससे ज़्यादा अगर लोड दिया जाएगा, डेड लोड से ज़्यादा लोड दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो कार्य करना बंद कर देगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार से जुड़ा है तो एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो उसका पावर फैक्टर चेंज होगा, ना कि उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि इनफाइनाइट बस बार का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे परंतु यदि इनफाइनाइट बस बार से जुड़े अल्टरनेटर का एक्साइटेशन चेंज किया जाए तो बस बार वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टर्मिनल वोल्टेज या बस बार वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्योंकि
अल्टरनेटर इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक ग्रिड का वोल्टेज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ग्रिड से जुड़ा है। ग्रिड को ही क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बस बार। ग्रिड से क्या हुआ? जुड़ा हुआ। इसलिए फील्ड चेंज करने से या एक्साइटेशन चेंज करने से, इसलिए एक्साइटेशन चेंज करने से केवल उसका पावर फैक्टर चेंज होता है। केवल उसका पावर फैक्टर चेंज होता है। परंतु करंट का एक्टिव कंपोनेंट नहीं चेंज होता है। एक्टिव कंपोनेंट नहीं चेंज होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है आपका? आई कास फाई एक्टिव कंपोनेंट है। देखिए करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका आई कास फाई और एक आपका आई साइन फाई। ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। ये आपका क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है। ये हमेशा लोड पे डिपेंड करता है। लोड चेंज होने से ये चेंज होगा। लोड चेंज होने से ये चेंज होता है। और ये हमेशा एक्साइटेशन चेंज होने से क्या होता है? चेंज होता है। ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है ये हमेशा एक्साइटेशन या फ्लक्स चेंज होने से ये चेंज होता है। और ये जो एक्टिव कंपोनेंट है ये हमेशा लोड चेंज होने से क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। तो ये नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब क्या है कि आई कास फाई बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर के कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कांस्टेंट है तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 कास फाई। तो एक्साइटेशन चेंज करने से अगर पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा। जब पावर फैक्टर बढ़ेगा करंट कम होगा तो आई कास फाई का गुणनफल क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब पावर फैक्टर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। ऐसा है, पावर फैक्टर अगर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो दोनों का गुणनफल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए जब फील्ड एक्साइटेशन क्या किया जाए? चेंज किया जाए। तो रिएक्टिव कंपोनेंट हमेशा फील्ड एक्साइटेशन या फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो है चेंज हो जाता है। ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है। हमेशा अगर कभी भी एक्साइटेशन चेंज किया जा रहा है तो रिएक्टिव कंपोनेंट आपका क्या होगा? चेंज होगा। रिएक्टिव कंपोनेंट आपका क्या है? रिएक्टिव पावर चेंज होगा। रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होगा। तो इससे रिएक्टिव पावर होता है तो पी आर बराबर आपका वी आई साइन फाई होता है। एक्टिव पावर P बराबर वी आई कास फाई होता है। तो ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? चेंज होगा एक्साइटेशन चेंज करने से। ठीक है। अब पावर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन फाई में एक कास फाई में। नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है। अब इसको मिटा करके आगे जो है बताते हैं। देखिए डिप्लोमा का सिलेबस ऐसा है ना, मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा का सिलेबस ऐसा है कि बीटेक के सिलेबस से लगभग जो है 80% या 85% मैच करता है। 85% सिलेबस मैच करता है, जान लीजिए।
बीटेक में 15% जो सिलेबस है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम वगैरह आ जाता है और सारी चीज़ें आ जाती हैं और सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इस वजह से 15% उन मैच नहीं करता। लेकिन अगर 85% देखा जाए तो 85% जो सिलेबस है वो बीटेक का ही सिलेबस डिप्लोमा में है, या फिर डिप्लोमा का उतना 85% आपको बीटेक में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कायदे से पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार तो समझ लीजिए कि आप बीटेक ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, बस ये है कि कुछ सब्जेक्ट क्या है उसमें एक्स्ट्रा है और डिप्लोमा में वो सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब तो डिप्लोमा में भी बहुत सारे सब्जेक्ट नए ला दिए हैं, जैसे पीएलसी हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, और तमाम सारी चीज़ें आ गई हैं जो डिप्लोमा में हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो करंट का जो है एक्टिव कंपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए। एक्साइटेशन चेंज होने से केवल रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होता है। रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होता है। समझ में आया? रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होता है मतलब आई साइन फाई। आई साइन फाई क्या होता है? चेंज होता है एक्साइटेशन चेंज करने से। समझ में आया? तो आई साइन फाई चेंज होगा मतलब रिएक्टिव पावर चेंज होगा, तथा रिएक्टिव पावर भी चेंज होगा। पावर भी चेंज होगा जिससे पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। जिससे पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। जिससे पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिएक्टिव पावर एक्साइटेशन चेंज होने से क्या होता है? चेंज होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।